Hello friends, how are you? Welcome back to Learning with Sunil Kumar. Today's topic is quick revision for term 2 social science. Chapter is from history, that is nationalism in India. दोस्तों, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। लेकिन मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में आते रहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। और आज बच्चों मेरे साथ तैयारी कीजिएगा, रिवीजन स्टार्ट कीजिएगा, और जिस प्रकार से आपको आंसर बताता हूँ वो आंसर एग्जाम में लिख करके आइएगा। और आपको विश्वास दिलाता हूँ वो आंसर लिखने से आपको फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। सो दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ, जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, जो दूसरे सब्जेक्ट है उनसे टोटली डिफरेंट है। जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, उसमें हमें आंसर्स को इलाबोरेट करना पड़ता है, लेकिन सोशल साइंस में ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें टू द पॉइंट चलना है, इधर उधर के बकवास हमें आंसर में नहीं लिखना है, टू द करेक्ट आंसर लिखना है। और मैं हर क्वेश्चन का आपको इस वीडियो में एग्जैक्ट आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ और आपको बताऊंगा कि इसका किस क्वेश्चन का किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ जाए प्लीज लाइक एंड कमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वर द इंडियंस आउटरेज्ड बाय द रोलेट एक्ट। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, व्हाट वाज द रोलेट एक्ट। किसी प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाए, आंसर सेम लिखना है। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी कि रोलेट एक्ट को लेकर के जो इंडियंस हैं उनमें गुस्सा क्यों था, या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, व्हाट वाज द रोलेट एक्ट। बच्चों, ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में आता है। 2 मार्क्स में आ जाए तो भी सेम आंसर लिखना है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और 3 मार्क्स में आ जाए तो भी सेम आंसर लिखना है। आंसर क्या है? द रोलेट एक्ट वाज यूनिटली पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1919। 1 पॉइंट लिखना है। सेकंड पॉइंट लिखना है, इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर्स to repress political activities, and third point will be it allowed detention of political prisoners without trial for 2 years। ये बस एग्जैक्ट आंसर आप लिख के आइए और आपको इसमें से फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर से देख लीजिएगा आंसर, यानी कि आंसर याद करने का भी इजी तरीका बता रहा हूँ। ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया। 1 पॉइंट। सेकंड, इट गिव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर, यानी कि गवर्नमेंट को इस एक्ट के तहत बहुत ज्यादा पावर दे दी गई जिसके थ्रू जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उनको कुचला जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को बिना ट्रायल के 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो आप इसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में आएगा, 2 मार्क्स में आ सकता है या 3 मार्क्स में आ सकता है। यदि 2 मार्क्स में आए तो भी सेम आंसर लिखिए, 3 मार्क्स में आए तो भी सेम आंसर लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट बनाया है, इट इज ए नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। सेकंड पॉइंट, सत्याग्रह एम्फसाइज ऑन द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। थर्ड पॉइंट, फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। फोर्थ पॉइंट, विक्ट्री कुड बी विन by appealing to the conscience of the oppressor। यानी कि ये आपको 4 पॉइंट्स दे दिए गए हैं। यदि आप ये करेक्ट पॉइंट्स आप लिख करके आते हैं तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे। सिंपल है, 2-3 बातें माइंड में लिख करके चलिए। इट इज नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। सेकंड पॉइंट याद रखना, इट एम्फसाइज ऑन ट्रूथ। थर्ड पॉइंट, फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। फोर्थ पॉइंट, इफ यू अपील टू द ऑपरेसर और यू अपील टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर यू विल विन द बैटल। बस इस प्रकार से आप, यदि पूरा एग्जैक्ट याद नहीं होता है तो सिंपल वाली लाइन भी आप लिख करके आ सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड महात्मा गांधी जी डिसाइड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने क्यों डिसाइड किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करना है, स्टॉप करना है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है। ये आएगा 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आएगा। यदि 2 मार्क्स में आता है तो भी सेम आंसर लिखिएगा, 3 मार्क्स में आता है तो भी सेम आंसर लिखिएगा। नंबर 1 पॉइंट, गांधी जी फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट एट मेनी प्लेसेस। पहला पॉइंट ये लिख देना कि मूवमेंट क्या हो रहा था, वायलेंट हो रहा था। जैसे चोरी चौरा में बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था, बहुत सारे पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। लेकिन आपको इस आंसर में ये सब कुछ भी नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखिएगा। बस इतना लिखिए, मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट, बस 1 पॉइंट। सेकंड, सत्याग्रहीज नीडेड टू बी प्रॉपर्ली ट्रेन्ड।
फॉर द मास स्ट्रगल। गांधी जी को मालूम था कि सत्याग्रही काफी दिन से आंदोलन कर रहे थे, वो थक गए थे, उनको ट्रेनिंग देना है। थर्ड पॉइंट लिखना है सम लीडर्स वर नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स। कुछ लीडर्स थक गए थे मास स्ट्रगल करते करते। फोर्थ पॉइंट दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल काउंसिल। बस आंसर आपका कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जैक्ट आंसर है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर से देख लीजिएगा, सिंपल है, वेरी सिंपल। आपको ये सेम लाइन नहीं लिख सकते, तो इस प्रकार से बनाइएगा। The movement was turning violent, 1 point. Satyagrahis were needed to be properly trained, 2nd point. Third point, some leaders were tired of mass struggles, ये है third point. Fourth point में आपको लिखना है some leaders were wanted to participate in the elections। बस इस प्रकार से सिंपल भी आप लिख करके आ जाएंगे तो भी आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और रिक्वेस्ट है आप इस जो भी क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ, आंसर्स भी दे रहा हूँ, उनके स्क्रीनशॉट लेते जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन वाज ग्रीटेड विद स्लोगन गो बैक साइमन एट अराइवल इन इंडिया। सपोर्ट दिस रिएक्शन ऑफ इंडियंस विद आर्गुमेंट्स। यानी कि साइमन कमीशन का इंडिया में आने पर वेलकम हुआ, हमने उसका वेलकम किया किसके साथ? गो बैक साइमन के नारों के साथ हमने वेलकम किया। तो इसके रिएक्शन में आपके आर्गुमेंट देना है, यानी कि हमने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया, बस ये आपको आंसर लिखना है। सिंपल है, इसमें 2 मेन पॉइंट है, लेकिन हमने 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड करके इसके 6 पॉइंट बना दिए हैं, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही इजीली याद हो जाएंगे। नंबर 1, साइमन कमीशन वाज सेट अप अंडर सर जॉन साइमन, यानी कि सर जॉन साइमन इस कमीशन का हेड था। 1 पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट बता देना कब आया था भाई, इट अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या है, इट वाज सेट अप इन रिस्पांस टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रवादी आंदोलन चला हुआ था, उसके रिस्पांस में साइमन कमीशन को भेजा गया था। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इट वाज लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स। ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट जरूर लेके आना है। इस साइमन कमीशन का इंडिया में काम यही था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है उसको ऑब्जर्व करे, उसको स्टडी करे, उसको सुधार करने के लिए सजेशन देना, बस ये काम था। ये जरूर पॉइंट लिखना है। और फिफ्थ पॉइंट लिखना है द कमीशन इज नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर। इस कमीशन में 7 मेंबर थे, उसमें से एक भी इंडियन नहीं था। तो गुस्सा तो आना ही था, हमारे इंडिया के बारे में आ रहे हैं, इंडिया की स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, उसमें इंडियन एक भी मेंबर नहीं है। तो यही मेन रीजन था। 2 पॉइंट मेन लिखना है। थर्ड पॉइंट, दे वर ऑल ब्रिटिश। तो इस प्रकार से हमने आपके इसमें 6 पॉइंट बना दिए हैं, और आएगा तो 3 मार्क्स में आता है। 5 मार्क्स में आने से भी इसके आराम से आप 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। और याद रखना है, बीच में बता देता हूँ आपको, सोशल साइंस में क्वेश्चन पेपर अटेंड करते समय पॉइंट वाइज लिख के आइएगा। पॉइंट वाइज लिख करके आने से आपको नंबर अच्छी प्रकार से मिलेंगे, एग्जामिनर को भी आसानी होती करेक्शन करने में, आपको नंबर भी फुल मिलेंगे। लेकिन जैसे कि इंग्लिश का एग्जाम आपका हो चुका है, हिंदी का एग्जाम होना बाकी है, लेकिन उनकी तरह से, उन सब्जेक्ट की तरह से हमें इनमें आंसर को इलेबोरेट नहीं करना, डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, व्हाट वाज द खिलाफत इशू। खिलाफत इशू क्या था, इसका आंसर देखिएगा, स्टिक आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। पहला पॉइंट यही लिखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्की की हार हो गई थी। आपको ये कुछ भी नहीं लिखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, कौन एलाइड पावर है, कौन एक्सिस पावर है, कुछ भी नहीं लिखना है। आपको ये बताना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें ऑटोमन टर्की हार गया। सेकेंड पॉइंट, and there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman emperor। और सेकंड, ये रूमर फैला हुआ था, अफवाह फैली हुई थी कि जो ऑटोमन टर्की हारा है उसका एम्परर था, राजा था, शासक था, उसके ऊपर कोई कठिन शर्तें लागू होना है। और ऑटोमन एम्परर को क्या माना जाता है? खलीफा। खलीफा मीन्स द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। थर्ड पॉइंट लिखना है, टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर्स a खिलाफत कमेटी was formed in Bombay in March 1919। ये थर्ड पॉइंट लिखना है, यानी कि इंडिया में चाहते थे, जो इंडिया में जो मुस्लिम्स है वो चाहते थे जो खलीफा की जो पावर है, ऑटोमन एम्परर की जो पावर है वो ऐसे की ऐसे बनी रही, उनकी पावर को, शक्तियों को कम नहीं किया जाए, इसलिए इंडिया में खिलाफत कमेटी बनाई गई। ये खिलाफत कमेटी बनाई थी अली ब्रदर्स ने, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, 2 अली ब्रदर्स है, अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है।
तो इसमें सिर्फ 3 पॉइंट लिखने, 3 मार्क्स में ही आता जनरली। फिर से देखिएगा, इजी याद करना है, हार्ड नहीं बनाना है। नंबर 1 लिखना है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ द ऑटोमन टर्की, ये 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, देयर वाज ए रूमर दैट ए हार्श पीस ट्रीटी was going to be imposed on the Ottoman Emperor, बस यहाँ तक लिखिएगा। थर्ड पॉइंट लिखना है, to defend the Khalifa's temporal powers, a खिलाफत कमेटी was formed in Bombay in 1919, एग्जैक्ट आंसर हो गया है। और इसमें फोर्थ पॉइंट लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, दिस कमेटी was formed by the Ali brothers, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। लिख दें तो भी अच्छा है, नहीं लिखे तो भी कोई जरूरत नहीं है, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर द स्टूडेंट्स। इसमें बच्चे का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये देखिएगा, इसमें डिस्कस द सॉल्ट मार्च टू मेक क्लियर व्हाई इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। ये क्वेश्चन आते ही बच्चा क्या आंसर लिखना शुरू कर देता है, पूरे जो सॉल्ट मार्च की गांधी जी की कहानी है वो लिखना शुरू कर देता है। भाई कब स्टार्ट हुआ, यानी कि 78 वॉलंटियर्स के साथ स्टार्ट हुआ, 240 माइल्स का डिस्टेंस है वो कवर किया, अहमदाबाद यानी साबरमती आश्रम से चले दांडी तक पहुंचे। इस प्रकार से वो पूरी कहानी लिख देता है। ये आंसर रॉन्ग हो जाता है, ये कट कर देता है, एग्जामिनर इसको क्या करता है, कट कर देता है पूरे को, क्योंकि ये उसका आंसर ही नहीं है। तो मैंने दोनों क्वेश्चंस को कवर किया, पहले ये वाला क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, इसके बाद दूसरा वाला भी क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन न हो और एग्जाम में एग्जैक्ट आंसर लिख के आए और बच्चों को फुल मार्क्स लिखे। देखिएगा इसमें क्या है, फोकस कीजिएगा। इट वाज यानी कि सोल्ट है, क्या था, इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट द कॉलोनिज्म, यानी कि सॉल्ट को एक ऐसा सिंबल माना गया, एक ऐसा प्रतीक माना गया जिससे कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े। तो गांधी जी ने क्या इसका कैसे यूज किया, इसने यही इसमें बताना है। देखिए आंसर देखिएगा, पॉइंट 1 पॉइंट वाइज मैं बता रहा हूँ, पॉइंट वाइज सोशल साइंस में आप आंसर लिख के आइएगा, सबसे बेस्ट होता है। तो इसमें पहला पॉइंट बनाया है, महात्मा गांधी फाउंड इन सोल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। देखिए पहला ही पॉइंट ये है, गांधी जी ने सोचा कि नमक एक ऐसी चीज है पूरे इंडिया को यूनाइटेड कर सकती है। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑन 31 जनवरी 1930 ही सेंट ए लेटर टू वायसराय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। गांधी जी ने वायसराय इरविन को 11 डिमांड लिख करके एक लेटर भेजा। थर्ड पॉइंट देखिएगा, डिमांड क्या थी, कुछ डिमांड तो जनरल थी, सभी के लिए थी, लेकिन कुछ एक डिमांड बहुत ही स्पेशल थी, दैट वाज द अबॉलिश ऑफ द सॉल्ट लॉ। जो सॉल्ट पर जो टैक्स था उसको टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स, ये मेन डिमांड थी। कुछ जनरल डिमांड है, कुछ स्पेसिफिक डिमांड है। तो गांधी जी थॉट दैट बाय रेजिंग द डिमांड्स टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स एवरीवन कुड बी ब्रॉट टुगेदर इन ए यूनाइटेड कैंपेन। ये मेन पॉइंट है इस आंसर का, ये लिखना है। गांधी जी ने सोचा कि यदि मैं ये डिमांड उठाता हूँ कि जो सॉल्ट पर टैक्स है इसको खत्म किया जाए, यदि मैं ये डिमांड उठाता हूँ तो इसके थ्रू पूरे जो सोसाइटी के लोग हैं, हर व्यक्ति को इस कैंपेन में, इस आंदोलन में जोड़ा जा सकता है, सभी को यूनाइटेड किया जा सकता है। और सॉल्ट क्या है, इट इज ए क्या कमोडिटी दैट इज कंज्यूम्ड बाय एवरी पुअर एंड रिच। गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को सॉल्ट तो चाहिए। सॉल्ट वाज something consumed by the rich and the poor alike. 6 point, Mahatma Gandhi declared that the tax on the salt was the most oppressive phase of the British rule. गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि सॉल्ट पर भी टैक्स लगाना ये ब्रिटिश रूल का बहुत ही ऑपरेसिव फेज शो करता है, ये अच्छी बात नहीं है। That's why salt was an effective symbol of resistance against colonialism. इसका आंसर एंड खत्म हो गया। तो इसको ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आने से इसका आंसर ये लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट मार्च और दांडी मार्च। देखिएगा अब ये क्वेश्चन सेपरेट है, उससे सेपरेट है। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द सॉल्ट मार्च। अब इसमें पूरी कहानी लिखनी है। गांधी जी ने, महात्मा गांधी started his famous salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers. 1 point. Second, the march was over 240 miles from Gandhi's ashram in Sabarmati to Dandi. Third point, the volunteers walked for 24 days, about 10 miles a day. Fourth point, thousands came to hear Mahatma Gandhi whenever he stopped. Fourth point, he told them what he meant by Swaraj and asked them to peacefully defy the British.
Sixth point, on 6th April he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling sea water. This is the correct answer for this question. तो दोनों क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यदि सॉल्ट मार्च के बारे में आए तो ये पूरी कहानी लिखना है, गांधी जी के कैसे वहाँ पर गए, कितने लोग उनके साथ गए, किस प्रकार से समुद्र का पानी लेकर के उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, ये बताना है। इफेक्टिव सिंबल आने से इससे ऊपर वाला आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड डिजाइन्ड द स्वराज फ्लैग बाय 1921, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द स्वराज फ्लैग। ये क्वेश्चन भी आता है। एक फ्लैग और बनाया गया था, वो अलग है, लेकिन हमने इसमें मेंशन कर दिया है 1921 में जो स्वराज फ्लैग बनाया गया था वो किसने बनाया था, उसकी फीचर्स क्या है। सिंपल है, बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइन्ड द स्वराज फ्लैग। सेकंड पॉइंट, इट वाज ए ट्राई कलर रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। थर्ड पॉइंट, इट हैड ए स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। ये एग्जैक्ट आंसर है। 3 मार्क्स में आने से यही सेम आंसर लिखना है, 2 मार्क्स में आने से भी ये सेम आंसर लिखना है, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ पूना पैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूना पैक्ट कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये भी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। मैं इश्यू था वो था सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमने बनाया, एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स। ये मेन डिमांड रखी थी अम्बेडकर जी ने, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी। सेकंड पॉइंट है, व्हेन द ब्रिटिश कंसीडर्ड डॉक्टर अम्बेडकर्स डिमांड, गांधी जी हु वाज अपोज टू दिस एंड वेंट ऑन ए फास्ट अनटू डेथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। देखिएगा, अम्बेडकर की डिमांड अंग्रेजों ने मान ली थी, लेकिन गांधी जी बोला कि ये गांधी जी ने इस डिमांड का अपोज किया और उसके लिए फास्ट पर चले गए। बोला मेरी मृत्यु तक मैं फास्ट रखूंगा। गांधी जी ने ऐसा क्यों किया, गांधी जी इस डिमांड के अगेंस्ट में क्यों थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको एग्जाम में लिखना है। He believed that separate electorate for Dalits would slow down the process of their integration into society। गांधी जी का मानना था सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या है कि हम तो पूरी सोसाइटी को यूनाइटेड करना चाह रहे हैं, और सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या होगा, सोसाइटी में डिवीजन हो जाएगा। तो गांधी जी इसलिए इसके अगेंस्ट में थे। गांधी जी का मानना था हमें इस समय पूरे सोसाइटी को, पूरे नेशन को यूनाइटेड करना है, लेकिन इस डिमांड से सोसाइटी में क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधीज पोजीशन बाय साइनिंग ए पैक्ट इन 1932 नॉन एज द पूना पैक्ट। तो गांधी लास्ट में अंबेडकर जी गांधी जी की बात मान जाते हैं और दोनों में एक ट्रीटी पर साइन होता है, उस ट्रीटी को कहते हैं पूना पैक्ट कहते हैं 1932 में। फिफ्थ पॉइंट है, द पूना पैक्ट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस रिजर्व सीट्स इन द प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल बट दे वर टू बी वोटेड बाय जनरल इलेक्टोरेट। पूना पैक्ट के तहत डिप्रेस्ड क्लासेस हैं जो दलित है उनको रिजर्वेशन दे दिया गया। ये इसकी मेन फीचर्स है। अब बच्चों एक बता देता हूँ, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था जिसके अगेंस्ट में गांधी जी थी। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या है, दलित लोग हैं, दलित लीडर को चुनेंगे, इसी प्रकार से जो मुस्लिम्स हैं मुस्लिम लीडर को चुनेंगे, और जो जनरल जो कैटेगरी के लोग हैं वो जनरल कैटेगरी के लीडर को चुनेंगे, यानी सोसाइटी में डिवीजन हो गया। तो इसलिए गांधी जी इसके अगेंस्ट में थे। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट वाज द जलियांवाला बाग मैसेकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, 5 मार्क्स में आता है। तो आपको इसमें व्हाट वाज द जलियांवाला बाग मैसेकर या व्हाट वाज द जलियांवाला बाग इंसिडेंट कैसे भी आ सकता है, इसका आंसर आपको सेम लिखना है। तो आंसर इस प्रकार से, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हम आपको इजीली समझा भी देते हैं कि ऑन 13 अप्रैल 1919 द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। पहला तो यही बता देना है जलियांवाला बाग कब हुआ, ऑन अप्रैल 13, 1919। 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो आसपास के गांव वाले थे वहाँ जलियांवाला बाग क्या है, आसपास के गांव वाले वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि बैसाखी का फेस्टिवल होता है, ये सेलिब्रेट करते हैं पंजाबी लोग, तो इसलिए वहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। और जो जलियांवाला बाग की पोजीशन आज भी आप जाकर के देखेंगे वो चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई हैं। तो एक क्राउड ऑफ विलेजर्स गैदर्ड इन एन इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग नियर अमृतसर। थर्ड पॉइंट, दीज पीपल केम देयर टू अटेंड ए फेयर। मैंने बताया था ना, बैसाखी का
फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे लोग गाँव से, एंड वर अनअवेयर ऑफ द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन और अबाउट द मार्शल लॉ इम्पोज्ड बाय द मिलिट्री गवर्नर जनरल डायर। और इन लोगों को, गांव वालों को मालूम ही नहीं था जो आसपास के गांव से आए थे कि यहाँ पर अमृतसर में मार्शल लॉ लागू। मार्शल लॉ के दौरान क्या है कि हम मीटिंग नहीं कर सकते हैं, इकट्ठा नहीं हो सकते, ये गांव वालों को मालूम नहीं था। और दैट वाज इम्पोज्ड बाय द मिलिट्री गवर्नर। उस समय अमृतसर का जो गवर्नर था, मिलिट्री गवर्नर था, वो था जनरल डायर। नेक्स्ट 4th पॉइंट आप लिखेंगे, डायर एंटर द ग्राउंड। डायर एंट्री करते हैं एंड ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, जो भी एग्जिट पॉइंट है, बाहर जाने के रास्ते, उनको बंद कर दिया जाता है। एंड ओपन फायर ऑन द इनोसेंट क्राउड किलिंग हैंडर्स, यानी कि जो बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें, उन पर गोलियां चला दी जाती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग घायल होते हैं। दिस इंसिडेंट इज रेफर टू जलियांवाला बाग मैसेकर। लेकिन याद रखना बच्चों, एक पॉइंट और भी लिखना है इसमें। जनरल डायर से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको जरा भी नहीं लगा कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, होते हैं, उन पर गोलियां चलाना। ही टोल्ड दैट हिज एम वाज टू प्रोड्यूस ए मोरल इफेक्ट एंड टू क्रिएट ए फीलिंग ऑफ टेरर एंड एव इन द माइंड ऑफ द सत्याग्रहीज। वो चाहता था कि सत्याग्रही के दिल और दिमाग में भय पैदा करना, आतंक पैदा करना, उसका ये मेन एम था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, यू हैव टू राइट। यदि आता है तो 5 मार्क्स में आता है, आपको करेक्ट आंसर लिखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्विक रिवीजन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया गया है और आपको समझ में आ गया, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसकी तैयारी कीजिए। तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट जो पार्ट 2 है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको लेकर के आता हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए मेरे साथ लर्निंग विद सुनील कुमार। थैंक यू वेरी मच।